students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने ऊष्मागतिक ताप पैमाने के विषय में आपको बताया था कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना क्या होता है और ऊष्मागतिक ताप पैमाने के जो परम शून्य है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, उसके अंश का निर्धारण कैसे करते हैं तथा किसी अज्ञात वस्तु का ताप उस ऊष्मागतिक ताप पैमाने के द्वारा किस तरह नापा जाता है। तो इस सब के विषय में हमने बात की थी। साथ ही आपको हमने ये भी बताया था कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना पदार्थ के किसी भी ताप मापक गुण पर निर्भर नहीं करता। इसलिए यदि ऊष्मागतिक ताप पैमाने से ताप का मापन किया जाता है तो वह आपका एग्जैक्टली वही होता है जो वास्तव में उसका है। आज हम ऊष्मागतिक ताप पैमाने एवं आदर्श गैस ताप पैमाने की जो समतुल्यता है, जो दोनों की आइडेंटिटी है, इक्विवेलेंस है, उसके विषय में बात करेंगे। तो एक आदर्श कार्नो इंजन तथा ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर टी.एस. स्रोत व टी.आई. ताप वाले सिंक के मध्य कार्य कर रहा है तो इस इंजन की दक्षता, वस्तुतः ऊष्मागतिक ताप पैमाने की जो दक्षता है वह उन तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य वह कार्नो इंजन कार्य कर रहा होता है। तो जैसे मान लीजिए स्रोत का ताप टी.एस. और सिंक का ताप टी.आई. हो तो कार्नो इंजन के केस में जो दक्षता है ईटा वो आपके निम्न समीकरण के द्वारा दी जा सकती है। तो टॉ इजकल टू 1 माइनस टॉ आई ओवर टॉ एस। यहाँ पर जो ऊष्मागतिक ताप पैमाने वह है वहाँ पर टी की जगह टॉ के द्वारा टेम्परेचर को व्यक्त किया गया है, जबकि आदर्श गैस ताप मापी है उसमें हम उसे कैपिटल टी और टी.एस. और टी.आई. से व्यक्त करेंगे। तो अतः कार्नो इंजन की दक्षता ऊष्मागतिक ताप पैमाने के लिए पर ईटा इजकल टू 1 माइनस टॉ आई ओवर टॉ एस। यदि आदर्श गैस ताप पैमाने पर स्रोत व सिंक के ताप मध्य ताप टी.एस. व टी.आई. हों तो कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इजकल टू 1 माइनस टी.आई. ओवर टी.एस. यहाँ नोट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर जो ताप हैं जो लिखे गए हैं वो भी टॉ एस और टॉ आई जैसे लगते हैं, लेकिन आप इन्हें टी.एस. और टी.आई. पढ़ें। साथ में आप किताब अपने सामने रखें। किताब मतलब इस नोट से पढ़ते समय किताब में नोटेशंस जो हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि दोनों लिखते समय दोनों एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपके आदर्श गैस ताप मापी के लिए जो ईटा है, ईटा आदर्श गैस ताप मापी के साथ ईटा इजकल टू 1 माइनस टी.आई. ओवर टी.एस. यह समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 व 2 से 1 माइनस टी.आई. ओवर टी.एस. इजकल टू 1 माइनस टॉ आई ओवर टॉ एस लिखा जा सकता है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टॉ एस माइनस टॉ आई ओवर टॉ एस इजकल टू टी.एस. माइनस टी.आई. ओवर टी.एस. अब यदि स्टीम वाष्प बिंदु और गलन बिंदु को व्यक्त करता है तो टी.एस. माइनस टी.आई. इजकल टू 100। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर टॉ एस वो वाष्प बिंदु को व्यक्त कर रहा है और टी.आई. आपके गलन बिंदु को व्यक्त कर रहा है, जबकि आपके जो आदर्श गैस ताप मापी है उस पर टी.एस. वाष्प बिंदु को व्यक्त कर रहा है और टी.आई. आपके गलन बिंदु को व्यक्त कर रहा है। तो दोनों ही ताप पैमानों पर क्योंकि इनका अंतर 100 के बराबर होता है, इसलिए टॉ एस माइनस टॉ आई इजकल टू 100 तथा टी.एस. माइनस टी.आई. इजकल टू 100। परिणामतः उपरोक्त समीकरण की सहायता से 100 ओवर टॉ एस इजकल टू 100 ओवर टी.एस. स्पष्ट है कि टॉ एस इजकल टू टी.एस. अर्थात
दोनों ही तापमापियों पर जो आपका वाष्प बिंदु होता है उसका मान समान होता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार अब समीकरण 1 माइनस टो आई ओवर टो एस इजकल टू 1 माइनस टी आई ओवर टी एस से टो आई ओवर टो एस इजकल टू टी आई ओवर टी एस। अब क्योंकि टो एस और टी एस दोनों बराबर हैं, इसलिए टो आई और टी आई भी बराबर होंगे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने और आदर्श गैस ताप पैमाने पर गलन बिंदु के मान भी समान होते हैं। अब टी एस इजकल टू टी एस माइनस टी आई इजकल टू 100, अतः दोनों ताप पैमाने पर और इसी प्रकार टो एस माइनस टो आई इजकल टू 100, अतः दोनों ताप पैमाने पर एक अंश का मान भी बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ताप पैमाने एक दूसरे के तुल्य हैं, अर्थात एक ताप पैमाने पर नापा गया ताप दूसरे ताप पैमाने पर नापे गए ताप के बराबर होगा। इस तरह हम ऊष्मागतिक ताप पैमाने के विषय में बात कर चुके हैं कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने की जरूरत तो हमें क्यों पड़ी। पहला ऊष्मागतिक पैमाने के शून्य का निर्धारण, उसके जो उसका वाष्प बिंदु है उसका निर्धारण, और प्लस किसी अज्ञात वस्तु के ताप का निर्धारण किस तरह किया जाता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मैक्सवेल इक्वेशंस जो थर्मोडायनामिक कल मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनकी सहायता से आगे हम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस और दूसरी इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल इक्वेशंस के विषय में बात करते हैं। ये 4 इक्वेशंस हैं जिनको हम आगे बताए अनुसार डेराइव कर सकते हैं। मैक्सवेल ने ऊष्मागतिक विभव Q, आंतरिक विभव U, गिब्स ऊर्जा फलन G, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन कैपिटल F तथा एंथैल्पी कैपिटल H को प्रयुक्त कर 4 ऊष्मागतिक समीकरण स्थापित की जो निम्न प्रकार दी जा सकती हैं। तो हम सबसे पहले जो प्रथम समीकरण है उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ऊष्मागति के प्रथम व द्वितीय नियम से जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है उसके अनुसार डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी तथा द्वितीय नियम के अनुसार डी क्यू इजकल टू टी डी एस। इसलिए टी डी एस इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी या डी यू इजकल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, इसे समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण 1 को एस के सापेक्ष अवकलन करने और v को नियत मानते हुए डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट v इजकल टू कैपिटल टी के। समीकरण 2 इसी प्रकार डेल यू ओवर डेल v एट कांस्टेंट s इजकल टू माइनस पी के। समीकरण नंबर 3 समीकरण 2 का v के सापेक्ष और समीकरण 3 का s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब हम v के सापेक्ष अवकलन कर रहे होते हैं तो s को कांस्टेंट मानेंगे, और जब s के सापेक्ष अवकलन कर रहे होते हैं तो v को कांस्टेंट की तरह रखेंगे। परिणामतः डेल ओवर डेल v डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट v होल एट कांस्टेंट s इजकल टू डेल टी ओवर डेल v एट कांस्टेंट s के। इसे समीकरण 4 के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार डेल ओवर डेल s डेल यू ओवर डेल v एट कांस्टेंट s होल एट कांस्टेंट v इजकल टू माइनस डेल p ओवर डेल s एट कांस्टेंट v। यह समीकरण 5 के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। अब क्योंकि समीकरण जो 1 है यह आपके यथातथ, जिसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं, उस समीकरण को व्यक्त करता है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल की समीकरण है। इसलिए जो समीकरण 4 व 5 हैं उनकी सहायता से हम निम्न समीकरण लिख सकते हैं। डेल टी ओवर डेल बी एट कांस्टेंट एस इजकल टू माइनस डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी के। यह मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है।
इसी तरह हम द्वितीय समीकरण का जो डेरिवेशन है वो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन कैपिटल एफ की सहायता से कर सकते हैं। कैपिटल एफ को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, कैपिटल एफ इजकल टू यू माइनस टी एस, जिससे डी एफ इजकल टू डी यू माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि डी यू इजकल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। परिणामतः डी एफ इजकल टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। टी डी एस आपके इसमें से विलुप्त हो जाएगा। परिणामतः डी एफ इजकल टू माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी। इसको हम सेकंड इक्वेशन के लिए प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो जिससे डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इजकल टू माइनस पी के, समीकरण 2, और डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी इजकल टू माइनस एस, समीकरण 3। समीकरण 2 का नियत आयतन पर, अब हम समीकरण 2 और 3 में समीकरण 2 का नियत आयतन पर टी के सापेक्ष और समीकरण 3 का नियत ताप पर आयतन मतलब वी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे हमें समीकरण 4 व 5 प्राप्त होती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। डेल ओवर डेल टी डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी होल एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी के। इसी तरह डेल ओवर डेल वी डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी होल एट कांस्टेंट टी इजकल टू माइनस डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी के। तो इस प्रकार, क्योंकि समीकरण 1 जो द्वितीय समीकरण के डेरिवेशन में समीकरण 1 है वो आपका यथातथ अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए समीकरण 4 व 5 की सहायता से डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी के लिखा जा सकता है, और यही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। अब हम मैक्सवेल के तृतीय समीकरण की बात करते हैं और उसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण का डेरिवेशन करते समय ऊष्मागतिक निकाय एंथैल्पी कैपिटल एच को परिभाषित करते हैं, जो निम्न प्रकार दिया जाता है कि एच इजकल टू यू प्लस पी वी। इसे समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे निकाय की कुल ऊर्जा भी कहा जाता है, जिससे डी एच इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, या डी क्यू इजकल टू अब पी डी पी, परंतु हम जानते हैं कि डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी और डी क्यू इजकल टू टी डी एच, इसलिए उपरोक्त समीकरण को डी एच बराबर टी डी एच प्लस वी डी पी द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिससे डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी इजकल टू टी के, समीकरण 3, और डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू वी के, समीकरण 4। समीकरण 3 का पी के सापेक्ष और समीकरण 4 का एस के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं और समीकरण 5 व 6 प्राप्त करते हैं, जिससे डेल ओवर डेल पी डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी होल एट कांस्टेंट एस इजकल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस की। व इसी प्रकार डेल ओवर डेल एस डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस होल एट कांस्टेंट p इजकल टू डेल ओवर डेल एस एट कांस्टेंट p के, समीकरण 6। पुनः समीकरण 1
यथातथ अवकल समीकरण है। अतः डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इजकल टू डेल बी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी के, यह मैक्सवेल का तृतीय समीकरण है। अब हम चौथी समीकरण के पर बात करते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो किसी उष्मागतिक फलन के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन जी इजकल टू एच माइनस टी एस के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो जी इजकल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, या डी जी इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी एस माइनस एस डी टी, या टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, या डी जी इजकल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। समीकरण 1, जिससे डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इजकल टू वी के और डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इजकल टू माइनस एस के। यहाँ पर जो समीकरण 3 है उसे लिखते समय माइनस साइन नोट्स में नहीं है, तो आप माइनस साइन का उपयोग करिएगा, क्योंकि जो आपकी समीकरण है उसमें जैसे ही आप डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी करेंगे तो आपका माइनस एस डी टी की जो माइनस एस डी टी टर्म है उसमें माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर आपका 3 को लिखते समय माइनस साइन आएगा। इसे आप सही कर लीजिएगा। तो समीकरण 2 का टी के सापेक्ष पी और समीकरण 3 का टी नियत करके पी के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो समीकरण 2 है उसका हम पी के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे और उसके टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे और पी को नियत रखेंगे, जबकि समीकरण 3 में हम पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और टी को नियत रखेंगे, जिससे डेल ओवर डेल टी डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी होल एट कांस्टेंट पी इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी के। समीकरण 4 इसी तरह डेल ओवर डेल पी डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी होल एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी के। समीकरण 5, तो समीकरण 1 क्योंकि यथातथ अवकल समीकरण है इसलिए डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी होगा। यहाँ पर भी माइनस साइन, लगातार माइनस साइन नहीं रखा गया है, इसलिए आप माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा कि डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। अतः यह मैक्सवेल की 4 नंबर की समीकरण है। तो अब अगले लेक्चर में हम मैक्सवेल समीकरण के जो उपयोग हैं, जिनके इसकी सहायता से हम जो अन्य इक्वेशंस डेराइव कर सकते हैं, उन पर कल बात करेंगे या अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी इसको ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ मैंने करेक्शन बताए वहाँ अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। और इसके पश्चात कल मिलते हैं या अगले लेक्चर में हम आपकी क्लासियस कैलकुलस समीकरण या दूसरी समीकरण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।